जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी कहती हैं आपको पता ही नहीं मैं कितने जन्मों से आपके साथ हूँ। ये नहीं कि इस जन्म में आप आज आए हैं गुरु जी के पास तो इसका मतलब आज से। गुरु जी कहती हैं आपको पता ही नहीं मैं कितने जन्मों से आपके साथ हूँ। ना आपको पता है ना मुझे पता है, ये सिर्फ गुरु जी को पता है। मैं आपको अपने कुछ इंस्टेंस सुनाता हूँ। मार्च 2004 का इंसिडेंट बताता हूँ अपना। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरा सांस उखड़ जाता था। एक आध स्पेशलिस्ट को दिखाया, कहती हैं जी एंजियोग्राफी करवा लो और लगता है कि बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या कम से कम स्टेंट डलवाने पड़ेंगे। मैंने बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। कहती नहीं नहीं नहीं, बत्रा में नहीं, तू एम्स में करवा। क्योंकि उनको पता था कि मेरी एंजियोग्राफी में क्या होगा और कुछ प्लेसेस पे वो ज़्यादा ब्लेस कर सकते हैं और एम्स ऐसी एक प्लेस है। एम्स में तो आपको पता होगा 6-6 8-8 महीने आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। गुरुजी की कृपा से मुझे 2-3 दिन में अपॉइंटमेंट मिल गई। मेरी एंजियोग्राफी हुई। रिजल्ट आया, कहती हैं जी आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक पहले हो चुका है। पहले साइलेंट मतलब कब हुआ, कैसे हुआ आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं चला। आपकी हार्ट बहुत डैमेज्ड है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है। फिलहाल तो वो मुझे आईसीसीयू में ले गए। जूनियर डॉक्टर्स वो जो एंजियोग्राफी करते हैं, कहते हैं जी सीनियर डॉक्टर आएगा, वो फैसला करेगा कि आपके साथ क्या करना है। वहीं पर आईसीसीयू में लगभग 1-1:30 बजे मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। मर गया। डॉक्टर्स ने कहा खत्म है, इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, खत्म। पर मेरे मालिक बैठे हैं ना मेरे सिर पे, मेरे गुरुजी, उनकी कृपा से डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। मैं वहीं आईसीयू में पड़ा रहा। जूनियर डॉक्टर्स वो फायर फाइटिंग करते रहे। रात को 9 बजे जो सीनियर डॉक्टर इंचार्ज ऑफ द शिफ्ट था, वो जब अपने राउंड पे आया, वो तो मेरी हालत देख के दंग रह गया। अपने स्टाफ पे गर्म हो गया। कहता तुमने किया क्या है? इतने घंटे इसको ऐसे छोड़ दिया। आपने मुझे उस टाइम क्यों नहीं बुलाया? इसको तो कभी भी थर्ड हार्ट अटैक आएगा और खत्म, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे उसी टाइम बुलाना चाहिए था। मैं तो कुछ सुनने समझने लायक हालत में ही नहीं था। मेरी आंटी को उसने बताया। कहता है देखो, इसका इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएट मतलब अभी, मैं सवेरे तक वेट नहीं कर सकता, तब तक तो ये पता नहीं कहाँ जाएगा, चला जाएगा। जो इसकी हालत है काफ़ी रिस्क है। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं इसका ऑपरेशन करूँगा, वरना ऐसे पेशेंट को मैं हाथ नहीं लगाना चाहता। और अगर ऑपरेशन नहीं करवाते तो किसी भी मिनट इसको तीसरा हार्ट अटैक आएगा एंड दैट विल बी दी एंड। अब हम ऐसे फंसे क्या करते? मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा, गुरुजी अंकल आईसीयू में है और डॉक्टर ऐसे बोल रहा है, समझ नहीं आता हम क्या करें। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीरेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है कर ले। इस प्रोसेस में लगभग 2 घंटे लग गए। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से ड्यूटी पे था, रात को 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गया। 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। सूर्य 5:30 बजे जैसे ही मुझे वापस आईसीयू में ले आए, देखा अंदर आर्टरी बस्ट हो गई है, ब्लड निकल रहा है। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर खोले, फिर जो इनको करना था किया। नॉर्मली इस ऑपरेशन के बाद लोग 1-1.5 दिन आईसीयू में रहते हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। मैं 1 हफ्ता आईसीयू में था, 3 हफ्ते में हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद भी बार-बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती। 2 बार मैं फिर एडमिट हुआ। मैं इतना कमज़ोर हो गया था, मेरे लंग्स इतने कमज़ोर हो गए थे, 3 महीने मैं एक अक्षर नहीं बोल सका, 1 अक्षर नहीं बोल सका। 3 महीने मेरे को करवट बदलने की इजाज़त नहीं थी, सीधा बैक पे लेटता था। पर ये 7 साल पुरानी बात है। आज मैं आपके सामने हूँ, सिर्फ़ गुरुजी की मेहर से। ये हैं हमारे गुरुजी, जो कहते हैं ना डॉक्टरों के डॉक्टर। गुरुजी कहते हैं मैं शुरू वहाँ पर होता हूँ जहाँ आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। अब मैं आपको
एक इंसिडेंस और उनका सुनाता हूँ। वो तो त्रिकालदर्शी हैं। मैं अब आपको बताता हूँ 31 दिसंबर 2006 का इंसिडेंट। आपको पता है बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन होता है न्यू ईयर्स ईव का। 31 दिसंबर 2006 को भी ऐसा फंक्शन हुआ था। बाहर से कई लोग आते हैं, कई संगत आती है वो फंक्शन अटेंड करने। पटियाला से कोई आंटी आई थी वो अटेंड करने। गुरु जी की आज्ञा से वो हमारे यहाँ रही थी एज हमारे गेस्ट। हमारा सौभाग्य वो 2-3 दिन पहले आ गई थी और हमारी गेस्ट बन के रही थी। पटियाला से गुड़गांव तक तो वो अपनी गाड़ी में आई थी। फंक्शन के दिन वो कहती है 31 दिसंबर को, कहती है अंकल मुझे तो आपके यहाँ के रास्ते ही नहीं मालूम, मेरी गाड़ी आप चला के चलोगे? मैंने कहा ठीक है। मैं उस आंटी की गाड़ी में उसको और अपनी आंटी को लेके बड़े मंदिर गया। मेरा छोटा बेटा हमारे साथ रहता था, उन दिनों कुंवारा था। वो हमारी गाड़ी लेके अलग आया। फंक्शन खत्म हुआ रात का, में भी 1:30 बजा होगा। फंक्शन खत्म हुआ, उठे, गुरुजी से आज्ञा लेने लगे चलने के लिए। गुरुजी ने उन सबको तो आज्ञा दे दी, मुझे कहते हैं नहीं नहीं तू बैठ इधर। मुझे वहाँ अपने चरणों में बिठा दिया। जब मुझे उन्होंने बिठा दिया तो मेरा बेटा अपनी मम्मी और उस आंटी को लेके उसकी गाड़ी में घर चला गया और अपनी गाड़ी मेरे लिए छोड़ के गया। लगभग पौने घंटे के बाद गुरुजी मुझे कहते हैं जेतरे मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी, हुण तू सेफ है, हुण तू जा घर। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा मैं यहाँ बैठा था बड़े मंदिर जैसी सेफ जगह में, गुरुजी के चरणों में, मुझे क्या हुआ जो मुझे न्यू लाइफ थी। पर अब मैं गुरुजी से बहस तो नहीं करूंगा। मैं चुपचाप उठा, अपनी गाड़ी उठाई और घर आ गया। आंटी उस रात जितना फाग था ना, कोहरा, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपको गाड़ी के 2 मीटर आगे नहीं दिखेगा कि क्या है, कुछ है भी या नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं गाड़ी चला के आया। घर आया तो देखा इतना तहलका मचा हुआ है, सब लोग बड़े एक्साइटेड। मैंने कहा क्या हुआ? कहती हैं इतना फाग है, कुछ दिख ही नहीं रहा था और उस आंटी की गाड़ी का तो वाइपर भी नहीं चल रहा था। इतना फाग था कि बेटा 2 बार तो गलत रास्ते पे चला गया। हालांकि बड़े मंदिर से हमारे घर का रास्ता एकदम सीधा है, फिर भी वो 2 जगह गलत रास्ते चला गया। अल्टीमेटली उसने आगे वाली गाड़ी को क्लोजली फॉलो करना शुरू किया। अर्जुन घर के पता नहीं के पास पता नहीं क्या हुआ, उस गाड़ी ने सडनली फुल ब्रेक मारी। बेटे ने भी कोशिश तो की पर जाके उस गाड़ी को हिट किया। क्वाइट बैड एक्सीडेंट। गाड़ी का बम्पर टूट गया, ग्रिल टूट गई। मेरी आंटी का सिर विंडस्क्रीन से टकराया। वो विंडस्क्रीन शटर प्रूफ विंडस्क्रीन होता है, इवन वो टूट गया। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी को एक पेन किलर भी नहीं लेने पड़ा। मैंने पूछा ये कब हुआ? कहते हैं जी वहां से निकले लगभग पौने घंटे के बाद। मैंने कहा हाँ पौने घंटे के बाद आप निकले, उसके पौने घंटे के बाद गुरुजी मुझे कहते हैं हुण तू सेफ है, हुण तू जा, मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी। इनफैक्ट अगली बार जब हम गए गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में, गुरुजी कहते हैं मैंने पूरे टब्बर को न्यू लाइफ दी है, आप चारों को वहां उस एक्सीडेंट में मरना था, पर मेरे ग्रह उन तीनों से ज्यादा खराब थे तो मुझे अपनी शरण में बिठा के रखा जब तक वो घड़ी टल जाए। ये हैं हमारे गुरुजी। मैं आपको एक आध इंसिडेंट बताता हूँ। इस जन्म में मैं उनके पास गया उससे पहले का। ये बात है लगभग 65 अगस्त की, 1965 अगस्त की। मैं फॉरेन ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था 1 साल। वहां से लौट रहा था एयर इंडिया के प्लेन से, सिडनी से दिल्ली। फर्स्ट स्टॉप था हमारा सिंगापुर में। सिंगापुर में प्लेन को लैंड करना था। जब प्लेन को लैंड करना था, अब तो सब जानते होंगे कि प्लेन जब ऊपर होता है तो वो लैंडिंग गियर ऊपर कर लेती हैं, फिर जब लैंड करना होता है तब उसको खोलते हैं। उसका लैंडिंग गियर जैम हो गया हमारे प्लेन का। पायलट ने बहुत कोशिश की, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, वो नहीं हुआ। अल्टीमेटली उसने एयरपोर्ट कंट्रोल टावर को इन्फॉर्म किया कि भाई मेरा तो लैंडिंग गियर जैम हो गया है, तो
मैं नॉर्मल लैंडिंग तो कर नहीं सकता, आप बताइए मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ बैठ के सर्कल करो जब तक आपका फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। उसके बाद ऐसे मौके पे क्या होता है, एयरपोर्ट के रनवे के एक एंड पे रेत का बड़ा ढेर लगा देते हैं, आप प्लेन जाके उस पे क्रैश करता है और जस्ट बिफोर क्रैशिंग वो सारे दरवाजे खोल देती हैं कि जो 2-4 पैसेंजर जंप कर सकें तो कर सकें, नहीं तो सब मर जाती हैं। रनवे के एक साइड पे एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड, दूसरी साइड पे डॉक्टर्स और नर्सेस। तो हमारे प्लेन को बोला जी आप बैठ के सर्कल करो जब तक आपका फ्यूल खत्म हो। तब तक उन्होंने सारी इनकमिंग फ्लाइट्स को दूसरे नियर बाय एयरपोर्ट्स पे डाइवर्ट कर दिया और जिन फ्लाइट्स को टेक ऑफ करना था उनको बोला जी आप साइड हो जाइए। जब हमारे प्लेन का फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म होने लगा तो पायलट ने एयरपोर्ट कंट्रोल टावर को इन्फॉर्म किया, कहते हैं ठीक है अब आप लैंड करो यहाँ पर। पायलट ने सोचा चलो मरना तो है ही, चलो एक बार ट्राई तो कर लें। जैसे ही उसने लैंडिंग गियर को ऑपरेट करने की कोशिश की, बड़ी स्मूथली आराम से वो लैंडिंग गियर खुल गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और उसने नॉर्मल लैंडिंग की। गुरु जी कहते हैं ना, कई बार मुझे एक भगत को बचाने के लिए 100 औरों को भी बचाना पड़ता है। तो एक मुझे बचाने के लिए गुरु जी ने पूरे प्लेन को ही बचा दिया। ये हैं हमारे गुरुजी। और तब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं गुरुजी से इस जन्म में कभी मिला भी नहीं था। एक और इंसिडेंट आपको बताता हूँ, वेल बिफोर मैं गुरुजी को मिला। ये 1972 का है। मेरी नई-नई शादी हुई थी। मैं भावनगर में एक छोटी-सी कंपनी में एज़ वर्क्स मैनेजर काम करता था। शादी से पहले तो मैं कंपनी के गेस्ट हाउस में रहता था। शादी के बाद इन्होंने मुझे मकान दिया, मैं उस मकान में रहता था। वहाँ पर मेरा कुछ आँख का प्रॉब्लम हो गया और मैं 2-3 दिन ऑफ़िस नहीं जा सका। मैं वर्क्स मैनेजर था, मेरे ऊपर सिर्फ़ जो कंपनी के ओनर्स थे, छोटी कंपनी थी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों भाई थे। बड़ा भाई चेयरमैन था, छोटा भाई मैनेजिंग डायरेक्टर और उन दोनों की बीवियाँ टेक्निकली डायरेक्टर्स थीं। तो जब मैं 2-3 दिन ऑफ़िस नहीं जा पाया, तो मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर कहता है आज हम शाम को भैया और मैं आएँगे आपको देखने के लिए। अब शादी से पहले तो मैं गेस्ट हाउस में रहता था और मैं शादी के जस्ट बाद वहाँ गया था। अभी तक हमारे घर में इवन एक कप प्लेट नहीं था कि वो कोई आए तो हम उसको चाय पिला सकें। मैंने कहा ये कैसे होगा? चलो हम, मेरी आंटी और मैं गए थोड़ी करा-करी लेने के कम से कम चाय तो उनको पिला सकें। हम वहाँ शॉपिंग कर रहे थे तो मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन की वाइफ़्स भी वहाँ आई हुई थी। उन्होंने हमें देख लिया। उन्होंने अपने हस्बैंड्स को बताया कि ये ऑफिस तो आ नहीं रहा, कहता है मैं बीमार हूँ और वहाँ देखो तो मार्केट में ये दोनों शॉपिंग कर रहे थे हस्बैंड वाइफ। उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सीधा डिसाइड किया कि हम इसको डिसमिस करते हैं। मैंने किसी तरह उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे डिसमिस मत करो, अच्छा मैं रिज़ाइन कर देता हूँ और गुरुजी की कृपा से वो मान गए। उन्होंने मुझे रिज़ाइन करने दिया। मैं 7-8 महीने अनएम्प्लॉयड बैठा रहा। उसके बाद मुझे पतरातू में बिहार में एक छोटी-सी नौकरी मिल गई, जहाँ मैंने लगभग 1 साल काम किया और उसके बाद मुझे प्लानिंग कमीशन में बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई, जहाँ मैंने 27 साल काम किया, बहुत एन्जॉय किया, बहुत हैप्पी, जो आज नीति आयोग बन गया है। मैं वहाँ काम कर रहा था, तो एक दिन मेरी आंटी आई वहाँ मुझे मिलने। मैं मीटिंग में ज़रा बिज़ी था, मैंने उसको बोला तब तक तू ज़रा लाइब्रेरी में बैठ। वो लाइब्रेरी में बैठी और वहाँ पर वो मैगज़ीन देखने लगी। उसने ब्लिज़ खोली, फ्रंट पेज पे मेरा जो भावनगर में मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन और उन दोनों की वाइफ़्स, चारों का फ़ोटो था। ये नेचुरली देखने लगी क्या है, चारों अरेस्ट हो गए थे। हुआ ये कि ये कंपनी एक्साइज़ ड्यूटी की चोरी करती थी। री-रोलिंग बार्स बनाते थे, वो बेचते थे और उन पे एक्साइज़ ड्यूटी देते ही नहीं थे। गवर्नमेंट को चूना लगाते थे। वो पकड़े गए और उन चारों को जेल में डाल दिया गया।
तब हमने रियलाइज़ किया कि अरे मैं कितना भाग्यशाली था। अगर मैं उस डेट को वहाँ रहता, उस कंपनी में, तो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर से पहले तो वर्क्स मैनेजर को ही अरेस्ट करते। पर गुरुजी आपको यूँ हथेली पे उठा के रखती हैं, आपको यूँ बचा के रखते हैं, कदम-कदम पे। कोई मुझे और मेरे परिवार को तो उन्होंने इतना दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं डिस्क्राइब कर सकूँ या इवन याद रख सकूँ। इतना हर पल पे यूँ बचाते हैं, यूँ मेहर करते हैं, यूँ देते रहते हैं, यूँ ब्लेसिंग्स लुटाते रहते हैं। पर उनके लिए कोई छोटा-बड़ा, नया-पुराना नहीं है। ऐसे मेरे साथ बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। मैं एक आपको और इंसिडेंट सुनाता हूँ। आई थिंक ये शायद अगस्त 2008 का है। गुरुजी चोला छोड़ चुके थे। मंडे का दिन था। मैं बड़े मंदिर में थोड़ी सेवा कर रहा था। मुझे एक पेडेस्टल फैन शिफ्ट करना था जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल। वो पेडेस्टल फैन बहुत हेवी था और उस दिन बहुत बारिश हुई थी। एंड ऑफ अगस्त। अगस्त में तो आपको पता है दिल्ली में कितनी बारिश होती है। जैसे ही मैंने उस फैन को अच्छी तरह दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, मेरे दोनों पैर आगे स्लिप कर गए और मैं पीठ और सर के बल जाके गिरा। फैन बहुत हेवी था, मैंने अच्छी तरह पकड़ा हुआ था। फैन मेरे ऊपर, मैं तो वहीं दब गया। यहाँ से 3-4 अंकल अगल-बगल से भागते हुए आए, आके पहले फैन उठाया, फिर मुझे उठाया। कोई मेरे सिर की मालिश कर रहा है, कोई मेरे पीठ की मालिश कर रहा है। अंकल आपको तो बहुत चोट लगी होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जबकि मुझे सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। मैं जिस तरीके से गिरा था, ये निश्चित है कि मेरी स्पाइन, मेरी रीढ़ की हड्डी 2-3 जगह से टूटती और मेरी बाकी ज़िंदगी या कोमा में या कम से कम बिस्तरे पे गुज़रती। पर गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे इवन एक पेन किलर भी नहीं लेना पड़ा। जब मेरे साथ ये हुआ जस्ट आउटसाइड द मेन हॉल ऑफ बड़ा मंदिर, मेरी अपनी आंटी मेन हॉल में बैठी हुई थी, ध्यान में शब्द सुन रही थी, शब्द चल रहे थे। वो ध्यान में देखती है कि गुरुजी मेन ड्राइववे में पैदल चले आ रहे हैं और एग्जैक्टली जैसे मैं गिरा हूँ, गुरुजी गिर जाते हैं पीठ और सर के बल। तो वो गुरुजी को कहती है, गुरुजी आप तो हम लोगों को बचाती हैं, आज आप कैसे गिर गए? गुरुजी कहते हैं, नहीं नहीं मैं गिरा नहीं हूँ, आज बारिश है ना, आज मेरी संगत के बहुत लोग यहाँ गिरेंगे। मैंने उन सब का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। कैन यू बीट इट? एक माँ भी अपने बच्चे का यूं कष्ट अपने ऊपर नहीं लेगी, कहेगी अरे पहले मैं अपने आप को तो सेफ कर लूं। पर गुरुजी आपको यूं हथेली पे उठा के रखते हैं। एक और इंसिडेंस आपको सुनाता हूं मैं। सितंबर 2017 का फ्राइडे का दिन था। मेरी शाम को लंगर सेवा होती थी। मैं लंगर सेवा कर रहा था। वो जो लंगर के लिए थालियां जा रही थी, उसमें मैं हलवा प्रसाद डालता था। वो करते करते मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। सडनली मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी लेफ्ट लेग में एकदम पावर नहीं है, मैं खड़ा नहीं रह सकता, मैं गिर जाऊँगा। लेफ्ट आर्म मैं लिफ्ट नहीं कर सकता और मेरी स्पीच गई, मैं कुछ बोल नहीं सकता। क्लियर साइंस कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। मैंने किसी तरह मेरे आस-पास जो सेवादार थे, उनको सिग्नल किया कि भाई मुझे मेरी आंटी के पास ले चलो, जो कोई 3-4 मीटर के डिस्टेंस पे वो भी अपनी सेवा कर रही थी। वो मुझे अच्छी तरह दोनों हाथ से पकड़ के ऑलमोस्ट उठा के वहाँ तक ले गए। अब गुरुजी की कृपा देखिए, उनकी प्लानिंग देखिए, हर छोटी-छोटी, हर बड़ी बात में। मैं गाड़ी नहीं चलाता, मेरी आंटी गाड़ी नहीं चलाती। अगर ये इंसिडेंट कहीं और होता, तो मैं तो फँस गया होता। जब तक एम्बुलेंस आती, पता नहीं कितनी देर हो जाती। अच्छा, वो मुझे मेरी आंटी के पास ले गए। फिर पीछे से कोई एम्स का रिटायर्ड डॉक्टर आ रहा था। जिस तरीके से ये मुझे ले जा रहे थे ना, वो तो समझ गया कि इसको क्या हुआ है। और गुरुजी की कृपा से उसके पास सार्बिट्रेट और एस्पिरिन दोनों थे। अंकल ये तो खा लो। मुझे फर्स्ट एड तो वहीं का वहीं मिल गया। उसके बाद मेरी आंटी ने सेवादारों को बोला कि ज़रा एम्बुलेंस तो मंगा दो, तो हम इसे हॉस्पिटल ले जाएँ। सेवादार कहते हैं, आंटी क्या बातें कर रही हो? एम्बुलेंस आने में तो कितनी देर लग जाएगी, हम हैं ना?
2 सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए। जहाँ मेरा एम्स में बाईपास ऑपरेशन हुआ था, उस डॉक्टर को मेरी आंटी ने फ़ोन किया कि भाई इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम एम्स में आना चाहते हैं इमरजेंसी में। कहते हैं ऐसी गलती मत करना, यहाँ पर तो इतना रश होता है कोई आपको घुसने भी नहीं देगा और आपके लिए एवरी मिनट इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा होगा किसी अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ इसको। तो हमने डिसाइड किया कि फोर्टिस वसंत कुंज में हम जाएँगे दिल्ली में। दोनों 2 सेवादार फटाफट अपनी गाड़ियाँ लेके आए। उन 2 गाड़ियों में 3 सेवादार, मैं, मेरी आंटी, 5 आदमी हम निकले। रात के लगभग 9 बजे थे और नवरात्रे चल रहे थे। आप जानती हैं ये छतरपुर रोड पे कितनी हेवी ट्रैफिक होती है। पर गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि हमें कहीं भी ज़रा-सी ट्रैफिक या एक भी रेड लाइट नहीं मिली और हम फटाफट फोर्टिस वसंत कुंज पहुँच गए। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ से निकले, मेरी आंटी ने बेटों को भी फ़ोन कर दिया कि पापा को स्ट्रोक हुआ है और हम फोर्टिस वसंत कुंज जा रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा रहता है एंड्रूसगंज में। वो, उसकी आंटी, उसके 2 बच्चे तैयार हुए, वो निकले वहाँ से, तो उसको भी कहीं भी ज़रा-सी ट्रैफिक या रेड लाइट नहीं मिली। इनफैक्ट वो हमसे पहले पहुँच गया फोर्टिस वसंत कुंज और जब हम पहुँचे, वो ट्रॉली और नर्सेस को लेके इमरजेंसी गेट पे हमारा इंतज़ार कर रहा था। पर गुरुजी की कृपा से मुझे फर्स्ट एड पहले ही मिल गया था, निकलने से पहले ही मंदिर से और मेरी हालत इतनी सुधरती जा रही थी कि मैंने उनको बोला नहीं नहीं स्ट्रेचर नहीं, मैं तो पैदल चल के जाऊंगा। मैं पैदल चल के अंदर गया, वहां पर 1-2 टेस्ट किए। कहती हैं हाँ जी, कंफर्म किया कि आपको ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ था पर आप खतरे से बाहर हो, कोई घबराने वाली बात नहीं। और मैं तब तक इतना बेटर फील कर रहा था। कहते हैं जी हम आपको अभी 3-4 दिन रखेंगे यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए, चलिए आपको आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। हमने सोचा ये तो लूटने वाली बात हुई। मैंने स्ट्रेचर नहीं यूज़ किया, मैं चल फिर सकता हूँ, मैं इतना बेटर हूँ और कह रहे हैं हम आपको आईसीयू में रखेंगे। हमने डिसाइड किया नहीं, नहीं, हमें एम्स में ज़्यादा विश्वास है, हम एम्स चलते हैं। ये तो लूट लेंगे हमको फाइनेंशियली। जबकि हमें वार्न किया गया था कि आप यहाँ घुस नहीं सकोगे। हम बेटे की गाड़ी में निकले और सीधा हम एम्स पहुँच गए। गुरु की कृपा से उन्होंने मुझे इमीडिएटली अटेंड किया। 1 डेढ़ घंटे के बाद एक सिस्टर आती है, कहती है भाई साहब इमरजेंसी वार्ड में एक बिस्तरा खाली हो रहा है, आप वो बिस्तरा ले लीजिए। देखिए गुरुजी की कृपा, जहाँ मुझे कहा गया था कि आप घुस नहीं सकोगे, वहाँ मुझे बेड मिल गया। तब तक सैटरडे मॉर्निंग भी हो गया। इन्होंने 1-2 और टेस्ट किए, कहते हैं हाँ जी ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है पर यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगले दिन संडे था, कहते हैं जी आज तो कोई डॉक्टर आएगा नहीं। मैंने कहा फिर हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, मुझे शॉर्ट लीव दे दो। कहते हैं हाँ हाँ चले जाओ। हम एंड्रूसगंज जो कि वहाँ से काफ़ी नज़दीक है, बड़े बेटे के यहाँ चले गए। संडे पूरा वहाँ रहे, दिन और रात। मंडे मॉर्निंग फिर यहाँ आ गए। इन्होंने एक आध और टेस्ट किया, कंफर्म किया हाँ जी आपको ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ था पर यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर। कहते हैं यहाँ पर आपको 2-3 महीने ये टेस्ट और करवाने पड़ेंगे और 6-8 महीने अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। मैंने कहा ज़रूरी है कि हम यहाँ रह के वो टेस्ट करवाएं? कहते हैं नहीं नहीं, आप चाहो तो डिस्चार्ज ले लो, बाद में आके टेस्ट करवा लेना। हमने उसी दिन डिस्चार्ज ले लिया। फिर 2-3 टेस्ट वो मैंने बाद में करवाए। गुरुजी की कृपा से सब टेस्ट ठीक आए। इन्होंने कहा था आपको 6-8 महीने अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। मैंने एक दिन भी फिजियोथेरेपी नहीं करवाई और आज मैं आपके सामने हूँ एकदम फर्स्ट क्लास। मैं मंडे नाइट को वहाँ से डिस्चार्ज हुआ एम्स से। उस फ्राइडे मॉर्निंग को हमारी प्लान थी कि हम छोटे बेटे के साथ ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने जाएंगे। मैंने कहा 3 दिन पहले कुल मैं ये सब हुआ है और हम घूमने जाएं ये अच्छा नहीं लगता। हमने बेटे को बोला बेटा आप चले जाओ, हम इस बार नहीं जाएंगे ऋषिकेश हरिद्वार आपके साथ। हमने सोचा वो बेटा और उसकी आंटी तो समझ जाएंगे पर उसको छोटी बेटी है, उसको बहुत खराब लगेगा कि दादू की वजह से हमारा भी ट्रिप खराब हो गया। इसीलिए हमने उसको बोला बेटा आप चले जाओ, हम नहीं चलेंगे।
बेटा कहता है, नहीं पापा, अगर आप नहीं जाओगे ना तो हम भी नहीं जाएंगे, ठीक है, बाद में हम सब साथ जाएंगे। हम कहा, नहीं, अच्छा चलो हम भी चलते हैं। हम सब गए। फ्राइडे मॉर्निंग को हम वहां से गए ऋषिकेश। सारा दिन ऋषिकेश घूमे। सैटरडे को हरिद्वार घूमे। संडे मॉर्निंग को हम ऋषिकेश पे त्रिवेणी घाट पे गए गंगा जी में नहाने के लिए। बेटे को किसी ने बोल बोल रखा था कि यार ऋषिकेश जा रहे हो, मेरे लिए थोड़ा गंगा जल तो ले आना। उसने एक हाथ में एक कैन उठाया और सोचा कि जितना किनारे से दूर जल लूंगा ना उतना साफ जल मिलेगा। एक बहुत बड़ी चट्टान को पकड़ के अच्छी तरह एक स्टेप रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा। जब चौथा या पांचवा स्टेप रखा, वहां पर रिवर बेड सडनली डाउन था, ये लुढ़क गया। एक गोता खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया। इधर उसका माँ, बाप, बीवी, बेटी चारों चिल्ला रहे हैं, अरे वो डूब रहा है, किसी को स्विमिंग आती है, बचाओ बचाओ, वो डूब रहा है। कोई आगे नहीं आया। और विश्वास कीजिए, हम इतने डेस्परेट हो गए, किसी को गुरुजी याद नहीं आए और हमें 1% भी उम्मीद नहीं थी कि आज किसी तरह भी ये बच सकता है। सडनली देखा वो बड़े आराम से बाहर निकल के आ रहे हैं। हमने पूछा, अरे तू बाहर कैसे आ गया? कहता है, एक गोता खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया। जब मेरा सांस घुटने लगा तो मैंने कहा, गुरुजी बचाओ। और पता नहीं कैसे मेरे पैर के नीचे सडनली जमीन आ गई और वो ऐसे बाहर आ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बाद में हमने देखा कि वहां पर बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर रिवर बेड सडनली डाउन होता है, संभल के जाइएगा। और 2 दिन पहले 3 लड़के वहां पर डूब चुके थे। ये हैं हमारे गुरुजी। ऐसे गुरु को हम दे क्या सकते हैं? सिर्फ प्यार, विश्वास और श्रद्धा। वो तो जानी जान है, हमारे मन की हर बात जानते हैं, हमारे पास, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं। उनको कुछ बताने की, कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। इसीलिए गुरुजी बार बार कहती हैं, मंगो नहीं, मनो। और ये वो द्वार है जहां पर आपको सब मिलता है। न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, बेटी की शादी करवानी है, मिलता सब है। सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की चलती है। वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, वो देती हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। और उन्हें मुझसे बहुत ज्यादा पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे कौन सी चीज कब देनी है। कहते हैं, पहले मैं आपको लाइफ दूंगा। अगर लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज लेके क्या कर लोगे? उसके बाद मैं हेल्थ दूंगा। अगर लाइफ है पर आप आईसीयू में पड़े हो, रोज 1-1.5 लाख का खर्चा हो रहा है, क्या फायदा है ऐसी लाइफ का? तो पहले लाइफ, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ, फिर आपको और जो चाहिए। मिलता सब है, पर टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी चलती है। और वो देते हैं जो न सिर्फ आपके लिए पर आपकी पूरी फैमिली के लिए बेस्ट है। गुरुजी बार बार कहती हैं, मंगो नहीं, मन। क्यों नहीं मांगना चाहिए? मैं इसका भी आपको रीजंस बताता हूँ। नंबर 1, जो चीज आप मांग के लेते हो ना, वो टेम्पररी होती है, वो हमेशा आपके पास नहीं रहेगी। नंबर 2, जब आप मांगोगे, अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से मांगोगे। वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहाँ उनकी हैसियत, कहाँ मेरी हैसियत। जमीन आसमान का फर्क है। और तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये पता ही नहीं कि जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा भी है या नहीं, पर उन्हें सब पता है। वो वही देंगे जो न सिर्फ आपके लिए पर आपकी पूरी फैमिली के लिए अच्छा है। मैं इसका भी एक छोटा सा सत्संग आपको सुनाता। ये 2000 की बात है। मेरा सबसे छोटा भाई, वो 50 साल का भी नहीं था, उसको निमोनिया हुआ था। निमोनिया तो बहुत छोटी बीमारी है। मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी मेरे छोटे भाई को निमोनिया हुआ है। माइंड यू, सिर्फ बताया, ये नहीं कहा कि उसको ठीक कर दे दिया कुछ। इमीडिएटली कहते हैं, ओनू जान दे, ओनू जान दे। मैं तो हक्का बक्का रह गया, उनकी तरफ देखता रह गया मुंह खुला।
मैंने कहा मेरे बेटे को ऐसा कैंसर हुआ था, हमें दुनिया की हर जगह से जवाब मिल गया कि इस कैंसर का मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है, आप बेटे को भूल जाइए। उसको गुरुजी ने सिर्फ कल्याण कीता कह के ठीक कर दिया, और इसको एक छोटा सा निमोनिया हुआ है तो कह रहे हैं उन्हें जान दे। गुरुजी ने मुझे समझाया, कहते हैं अगर मैंने उसको बचा लिया तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा। अब ये बात उस डेट में मेरी समझ से बाहर थी। वो इंजीनियर है, इंजीनियर था, गांधीधाम में एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। उसकी वाइफ नॉट वर्किंग हाउसवाइफ थी। बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में, बेटी 11वीं या 12वीं में थी। उसने वहां पर अच्छा खासा मकान बनाया था लोन लेके, वो लोन रीपे करना था। मैंने सोचा ये तो अगर मर गया तो इसकी फैमिली को तो भीख मांगनी पड़ेगी, पर गुरुजी उल्टा कह रहे हैं अगर मैंने उसे बचा लिया तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा। और 2-3 दिन में वो मर गया। वो 50 का भी नहीं था। आज उसका बेटा इंजीनियर है, शादी कर दी, मैरिड, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में। उसकी बेटी ने पढ़ाई खत्म कर ली, मैरिड, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, और माँ बेटी के साथ ऑस्ट्रेलिया में है। और जहां तक मुझे पता है उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। ये हैं हमारे गुरुजी। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप यहाँ आते रहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। उनको कुछ बताने की, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बस उन पे विश्वास है। ऐसे गुरु को मैं दे ही कह सकता हूँ। बस आप उन पे विश्वास रखिए और यहाँ आते रहिए।